देख रहे हैं पल्स 24 का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। दर्शकों, जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, उनकी प्रेजेंस में उत्तराखंड ने कई विकास किए हैं। वो 4 बार लगातार मसूरी विधानसभा से विधायक है, जो इस बात का प्रमाण देती है कि वो जनता के कितने प्रिय हैं। वैसे तो उन्हें इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा नाम है। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के कृषि विकास और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, अपने इतने कीमती समय हमारे चैनल को दिया। नमस्कार सर, सवालों का कारवां शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ये जानते नहीं होंगे, लेकिन सर के करियर की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि सेना से हुआ है। सर ने सेना में भी अपना काफी टाइम दिया है। सर, अपने सेना से जुड़े अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। देखिए, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी फौज में थे, मेरे ताऊजी भी फौज में थे, मेरे 8 भाई फौज में थे और मैं खुद 76 से लेकर 83 तक गढ़वाल राइफल में मैंने एक सैनिक के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिला और वहाँ से आने के बाद 85 में मैं बाई एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि मेरा तो राजनीति को संबंध ही नहीं था। हमारे एक बहुत ही सीनियर विधायक जिनका देहांत हो गया, उनका भतीजा मेरे साथ पढ़ता था और मैं जब उसमें मैं ठेकेदारी करता था, मेरे पास आया कि मैं अभी तक मेरे दादाजी चुनाव लड़ने और आपने बस्ता लगाना है। तो मुझे पता नहीं होता था कि बस्ता क्या चीज होती है, जो बाहर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाना इस क्षेत्र में शुरू किया था, वाला पर, और एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करते हुए 2007 में राजपूत से विधायक बना। जब मेरी सीट रिजर्व हो गई, जब मुझे मसूरी भेजा गया, क्योंकि सीट पर पहले विधानसभा जीतती नहीं थी, और लगातार 3 बार से मैं मसूरी को विजिट कर रहा हूँ और यहाँ की जनता का मुझ पर इतना स्नेह कि हर बार मेरी जीत का जो है मार्जिन बढ़ता है। जहाँ मैंने पहला चुनाव लगभग 10,000 वोट जीता, दूसरा मैंने 15,500 से जीता, तीसरा मैंने 15,500 से जीता। तो ये यहाँ की जनता का मेरी प्रति विश्वास और स्नेह है और मेरी कोशिश होती है कि जिम्मेदारी मुझे मिली है, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो और चाहे मंत्री के रूप में हो, उसके साथ न्याय करने का प्रयास। बिल्कुल सर। लेकिन सर, मैं जानना चाहूंगी कि एक सैनिक की लाइफ क्या होती है? आपने इतनी साल सेना में दिए, वो रूटीन क्या होता है एक सैनिक का? देखिए, आज मैं थोड़ा अगर लोगों से अलग दिखाई देता हूँ तो उसमें मेरी सैनिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान है। जो मैंने सेना में सीखा, सुबह जल्दी उठना, समय से सारे काम करना, अनुशासन में रहना और जो लक्ष्य है निशाना वहीं पर होना। और जब मैं इस चीज को अपने जीवन में उतारता हूँ तो मैं सफल हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने जब कार्यकर्ता के रूप में आया था तो मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई विधायक बनूंगा या मंत्री बनूंगा, क्योंकि पहले पूरे देहरादून की एक विधानसभा होती थी। लेकिन जब छोटे छोटे राज्य बन गए, विधानसभाएं अलग बनी, तो मन में एक इच्छा जागी कि जब मैं भी विधायक बन सकता हूँ और उस लक्ष्य को लेकर काम किया। 2002 में मेरा टिकट कट गया आखिरी समय पे, तो मैंने संकल्प लिया था कि चाहे कुछ हो, अगली बार चुनाव लड़ना है, टिकट लेना है। और पार्टी ने काम को देखा, पार्टी के दुश्मन को देखा और 2007 में मुझे पहली बार टिकट दिया और मैं खुद से लगातार। सर, डिसिप्लिन क्या मैटर करती है सेना में, सैनिक के लिए? और अभी क्या आपको मतलब अभी आपकी लाइफ में सेना से जुड़े किन चीजों से आपको सीखने को मिला? देखिए, सबसे पहला समय का पाबंद। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद उस समय टाइम ऐसा हो जाता है कि अब जैसे मैंने आप को 5 बजे से अटेंड किया था, अब इतने लोग यहाँ पर आ गए कि अब उनको अटेंड करना मजबूरी था, यहाँ पर नाराज जाते। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई प्रोग्राम
ऐसा शेड्यूल टाइट नहीं होता, तो मैं समय से 2 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली बार विधायक बना और मैंने एक मीटिंग रखी हुई सभी अधिकारियों की, जो पहला अधिकारी आया 3:20 पर आया, फिर उसके बाद लोग आए, मुझे वहां पर देख के बड़े हड़बड़ लगे, आपको टाइम से आगे, मैंने 3 बजे का टाइम था। फिर मैंने उनसे कहा कि या तो आप मेरे को ठीक करो या मैं अपने को ठीक करूँ। फिर उसके बाद जब मैं कोई बैठक बुलाता हूँ तो अधिकारी समय से आते हैं, उनको पता है कि मंत्री जी ने अगर बैठक बुलाई है मंत्री जी समय पर उपलब्ध होंगे, और हमें समय की कीमत को समझना भी चाहिए। बिल्कुल समय बहुत कीमती है और ये सब मैंने फौज से सीखा। सर, टाइम की पाबंद होने के अलावा आपने ऐसी क्या चीजें सीखी हैं फौज से जो आप आज तक फॉलो करते हैं? देखिए, अपने सीनियर्स का सम्मान करना, फौज के अंदर एक नंबर भी आपसे सीनियर होता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। और आज उसको मैं अपने, हो सकता है उम्र में हम किसी से बड़े हो सकते हैं, लेकिन पद में अगर कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है तो इस चीज का पालन करना ये फौज से सीखा। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपका इतना लंबा सफर रहा है राजनेता सेना से राजनीति तक, और आपके परिवार में कोई भी राजनीति से जुड़ा नहीं है, तो जब आपने उनको बताया अपने परिवार को कि आप राजनीति चुनने जा रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन? देखिए, मैंने कहा ना चुनी नहीं। हाँ, मैं तो भाई एक्सीडेंट आया हूँ। जी, परिवार का क्या रिएक्शन है? देखिए परिवार शुरू में तो क्योंकि उन्हें पता कि राजनीतिक जीवन में कितनी अपना घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है। आज मेरे ख्याल से मुझे 25 साल हो गए शायद मैंने पिक्चर नहीं देखी होगी, आज शायद 10-15 साल हो गए होंगे मैं पंत बाजार के अंदर नहीं गया हूँगा। परिवार के लिए समय नहीं होता है, तो धीरे धीरे तो परिवार वालों को थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई। बाद में वो एडजस्ट हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि जो इस क्षेत्र में है तो हमारी पार्टी परिवार नहीं बल्कि जनता है, वो समाज है जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया। सर, आपने बोला कि आपने 25 साल से मूवी नहीं देखी, पर मैं देख सकती हूँ आप बुक्स के काफी शौकीन लग रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं? देखिए, बुक्स में अगर रात को या सुबह समय मिल जाता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो 9-10-11 बजे तो नहीं बज जाते हैं, सुबह 7 बजे से लोग आ जाते हैं, तो कोशिश होती है कि कोई अच्छी मैगजीन या किताब को जी सर, अब राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं, तो अब राज्य में जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, जब से मुझे ये भाग मिला है क्योंकि मैंने सैनिक की पीड़ा को, सैनिक के कष्ट को बहुत नजदीक से देखा है कि सैनिक किन परिस्थितियों में आता है, जी बिल्कुल, उसके साथ क्या समस्याएं होती हैं। और मैंने सैनिक कल्याण मंत्री का दायित्व मिलने के बाद तुरंत उन विषयों का संज्ञान लेते मैंने काम शुरू किया। उदाहरण के लिए, जब एक फौजी छुट्टी काट कर जाता है, हमारे जो सैनिक विश्राम गृह होते हैं, ऑफिसर्स के लिए तो कई सुविधाएं, उनका पैसा होता है, होटल भी रह सकते हैं, लेकिन एक सैनिक अगर अपनी पत्नी के साथ सैनिक विश्राम गृह में रहने जाए तो उसकी स्थिति ऐसे नहीं होती कि अपनी पत्नी के साथ हो सकती। मैंने आते ही ये निर्णय लिया कि हमारे 35 के 35 सैनिक विश्राम गृहों को हम अपडेट कर रहे हैं। 3 पर हमारा काम शुरू हो चुका है, ताकि अगर कोई फौजी छुट्टी काट कर जाए और उसका परिवार उसके साथ हो तो उसे दिक्कत ना हो। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारा अगर एक सिपाही जो 21 साल में या 18 साल में भर्ती होता है, अगर वो 17 साल की नौकरी करके आता है तो 35 साल का होता है, और उसके बाद उसके ऊपर उसकी परिवार की दोनों जिम्मेदारी, जहां माता पिता का होता है, अपने परिवार का पालन होता है। हमने, और आजकल कंपटीशन का जमाना है, हमने कंप्यूटर कोर्सेज शुरू किए ताकि सैनिक वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद सिविल में काम कर सके। हमने जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, मेंशन डिस्पैच,
इनकी पुरस्कार राशि को हमने कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, एसएम, इनकी पुरस्कार राशि को भी उन्होंने बढ़ा दिया है। हमारी जो विडोज थी, सैनिक परिवार की विडोज, उनकी पेंशन पहले 8,000 थी, उसको बढ़ाकर हमने 10,000 कर दिया है। एक परंपरा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, और सैनिक का बेटा फौज में जाना चाहता है। पहले हम जब बच्चा एनडीए में ज्वाइन कर लेता था या आई में ज्वाइन करता था, तब उसको हम स्कॉलरशिप देते थे 50,000 रुपया। आज हमारी सरकार ने तय कर दिया है कि जो बच्चा ड्रीम क्वालिफाई करेगा उसको कोचिंग के लिए 1 लाख रुपया हमारी सरकार देगी। इसलिए बड़े लंबे समय से जो हमारे बच्चे सेना में जाना चाहते हैं एक सैनिक के रूप में, और उनको हमारी सरकार ट्रेनिंग कराती है, उनकी पर डे की खुराक 75 रुपये बड़े कई सालों से थी। मैंने मुख्यमंत्री से उसको बढ़ाकर 225 रुपये करवा दिया। इसी प्रकार अभी कारगिल दिवस पर हमने कई घोषणाएं मुख्यमंत्री से करवाई हैं। मैंने जब अध्ययन किया कि ये वीरों की भूमि है, राजभक्तों की भूमि है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक हजारों हमारे वीर सैनिकों ने देश की रक्षा पर अपने प्राणों की आहुति दी है, और जो हमको एक मुफ्त एक पुरस्कार राशि, सम्मान राशि देते हैं, वो अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम थी, मात्र 10 लाख रुपए थी। अब उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है, और हमारे सैनिक संस्था द्वारा उनको 10 लाख रुपए और दिया जाता है। आज की तारीख में अगर कोई हमारा जवान शहीद होगा तो उसको 60 लाख रुपया सरकार देगी। देखिए, हम किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इससे ये पता लगता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको ये महसूस होता है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो जवान देश की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी हमारी सरकार दी। पहले इसको हम जिलाधिकारी के माध्यम से जिला स्तर पर करते थे, और जिसमें वैकेंसी न होने के कारण बहुत समय लग जाता था। मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अब सभी विभागों के अंदर हम इन आश्रितों को रखेंगे। और दूसरा एक दिक्कत और आती थी, अगर कोई जवान शहीद होता था, अगर सपोज उसका बेटा 15 साल का है, अप्लाई करने की सीमा 2 वर्ष थी, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाता था, कई लोग इससे वंचित रह जाते थे। आज हमने उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया है, और 5 साल के अंदर उसका असल जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो संविदा कर्मचारी के रूप में सैनिक कार्यालयों में काम करते हैं, उनका 75% पैसा भारत सरकार से आता है। उनकी जो छुट्टी मिलती थी सिर्फ मात्र 15 दिन मिलती थी। मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया, अब उनको अन्य कर्मचारियों की भांति 30 दिन की एनुअल और 14 दिन की कैजुअल मिलेगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि लगातार सैनिकों की समस्याओं को हम उठाते रहते हैं। और मुझे सौभाग्य की बात है कि आज इस प्रदेश के गवर्नर भी एक पूर्व सैनिक है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक सैनिक के पुत्र हैं, और सैनिक प्रधानमंत्री तो खुद एक पूर्व सैनिक है, सैनिक परिवार से हूँ। और आज भारी संख्या में कई रिटायर्ड जनरल, ब्रिगेडियर और पूर्व सैनिक मुझे इसके लिए आभार व्यक्त करना है। जोशी जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। जी सर, बिल्कुल। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि देखिए, कहते हैं वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिसको जूता काटता है दर्द उसी को महसूस होता है। तो मैं एक सैनिक की पीड़ा को समझ सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मेरी कजन, उसका हस्बैंड श्रीलंका में शहीद हुआ था 1980 में,
तो उस टाइम मेरी भांजी 2.5 साल की थी, तो इसलिए मैं सैनिकों की पीड़ा को भी समझता हूँ। और इसीलिए हमारी सरकार, देखिए मैंने कहा किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और उन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम मेरे विधानसभा क्षेत्र के गुनियाल गांव में हम बना रहे हैं, जिसमें हम 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का पवित्र जल हम लेकर आए हैं और उस पवित्र मिट्टी को और जल को हमने अमर जवान ज्योति के नीचे स्थापित किया। और देश के सीडीएस जनरल चौहान, हमारे वहां राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, मैं खुद और हमारी वीर माताएं, वीर नारियां उस कार्यक्रम में थी। और जब हम उसको स्थापित कर रहे थे तो कई वीर माताएं और वीर नारियां मुझसे चिपट कर रोने लगी कि मंत्री जी आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे पति को इतना सम्मान मिलेगा, क्योंकि वहां पर सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे। वहां पर म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, लाइट एंड साउंड शो उसमें होगा और उसमें वीरता की पिक्चर्स हम दिखाएंगे। और भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उनके मंदिर उसमें बना रहे हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, जो कि हमारे उत्तराखंड के थे, हमारे गौरव थे, जो अचानक एक दुर्घटना में हमें छोड़ कर चले गए, जिन्होंने कहा था कि चाइना व पाकिस्तान एक साथ हमला कर ले तो हमारी सेना उसमें लड़ने में सक्षम है, उसका मुख्तार उनके नाम पर हम बना रहे हैं। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन ये बनकर तैयार होगा, जिस प्रकार लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री को देखने आते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। ये काम हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल सर, वाकई आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं सैनिकों के लिए। लेकिन सर मैं पूछना चाहूंगी कि सरकार ने जो अग्निवीर योजना की है, काफी युवा उससे खुश हैं, लेकिन काफी युवा उससे नाराज भी हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आपने देखा होगा, जहां पूरे देश में अग्निवीर के खिलाफ एक महोत्सव मनाया गया, वहीं उत्तराखंड में अगर आप देखा, मात्र कांग्रेस के कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, वीरों की भूमि है। और मैं आंकड़े देख रहा था, अभी तक 4700 अग्निवीर जब से योजना चालू हुई है हमारे उत्तराखंड से भर्ती हुए हैं, 4500 कुमाऊं में और 200 गढ़वाल रकब में उन्होंने अग्निवीर के रूप में। और आज सरकार ने ये सुनिश्चित किया है, जहां उनके लिए 25% आरक्षण, एक हैंडसम अमाउंट, और उसके बाद अभी सीआरपीएफ जो हमारी रिजर्व फोर्सेज है उसमें आरक्षण सुनिश्चित किया है। वहीं प्रदेश की सरकार ने भी सुनिश्चित किया कि अग्निवीरों को हम अपनी संस्थानों में हम आरक्षण देंगे। और क्योंकि आजकल की जो लड़ाई युद्ध है, आमने सामने की लड़ाई न होकर आज टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। सामने अगर एक यंग सैनिक है और हमारे साथ सामने 50-60 साल का व्यक्ति होगा तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो अग्निवीर योजना शुरू की, इसका परिणाम आप देखिएगा, तो किस प्रकार लोग अग्निवीर की ओर आ रहे हैं और आकर्षित होकर अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये तो खाली हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, उन लोगों को बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन उत्तराखंड जैसे सैनिक मध्य प्रदेश में उसका कोई असर नहीं हुआ। आपने देखा होगा 500 की 500 सीटें हमने जहाँ से जीती हैं, क्योंकि सैनिकों का विश्वास मोदी जी पर है। और इसलिए कई आंकड़े आ रहे थे, कोई 3-2 की बात कर रहा था, कोई 4-1 की बात कर रहा था, उसके बावजूद 500 की 500 सीटें मोदी जी के यहाँ पर मिली थी। सर आपने आंकड़ों की बात की, तो मैं कहना चाहूंगी कि 10 सालों में उत्तराखंड से 17 लाख से ज्यादा पलायन हुए हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ गई है? किस प्रकार से हम उन्हें... नहीं, देखिए, आप अगर देखें जो आंकड़े आप दे रहे हैं, अगर आप उसकी दोबारा टैली करेंगे तो आंकड़ों में आपको परिवर्तन नजर आएगा।
आज हमने एग्रीकल्चर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं। आज एप्पल के क्षेत्र में हिमाचल व कश्मीर के बाद हम तीसरे स्थान पर है। और आज हाई डेंसिटी का जो हम सेब लगा रहे हैं, 1 साल में फल दे रहा है, पहले 6 साल में फल देता था। और ऐसे के उदाहरण है। एक बच्ची क्या चौहान है, कहीं विभाग में रहती है, वो 2.5 लाख रुपए की 2-2.5 लाख का नौकरी परमानेंट दिल्ली के अंदर किसी बड़ी कंपनी में कर रही थी। और आज नौकरी छोड़कर उसने अपना बागवान यहाँ पर लगाया। जब मैंने एक मीटिंग में उससे पूछा, बेटा आप वहां नौकरी क्यों छोड़ी और वहां तो इतना बढ़िया पैकेज था, उसका कहना था उससे ज्यादा पैसा मैं यहाँ पर कमा रही हूँ और कई लोगों को रोजगार भी दे रही हूँ। क्योंकि आज हमारे यहाँ का जो वातावरण है, मुझे स्विट्जरलैंड जाने का भी मौका मिला। आज हमारे यहाँ की जो जलवायु है, जो हमारा वातावरण इतना सुंदर है कि हम उससे बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं। आवश्यकता है कि नई तकनीक का प्रयोग करने की। आज हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमने एप्पल मिशन में 800 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। और इसलिए आज किसान जो है इसको आ रहा है और आम जनमानस खेती की ओर जुड़ रहा है, और जो एक पलायन को रोकने में बड़ा एक सार्थक कदम से जुड़ रहा है। आज हमारा जो श्री अन्न है, मिलेट्स, वर्ष 23 को मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया। और जब मिलेट इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने इसकी टेस्टिंग की तो हमारा मिलेट सबसे बेहतर पाया गया। और आज उसकी इतनी डिमांड है, तो इसलिए हमारा पूरा फोकस मिलेट्स की ओर भी है। हमारा मड़ुआ, हमारा झिगोरा, इसकी बहुत डिमांड हो रही है। और आज सबसे ज्यादा एमएसपी अगर किसी फसल का है तो मड़ुए का है 38 रुपये 46 पैसे। और हमने एक काम और किया है। पहले क्या होता कि हमारा पहाड़ का किसान गरीब होता था, क्योंकि वो साहूकार से पैसा उधार लेता था और उससे 22-24 रुपया मड़ुआ खरीद कर आगे महंगे दामों पर उसको बेचता था। आज हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसान से एमएसपी हम मड़ुआ खरीदेंगे, उसके घर पर जाकर खरीदेंगे। उसके लिए हमारे जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, जो यहाँ मेरे पास है, आज 4,69,000 से अधिक बहनें समूह से जुड़ी हैं। हमने कहा हमारी समूह की बहनें किसान से उसके घर में जाकर मड़ुआ खरीदेंगी और एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके लिए उनको हम 30 रुपए किलो इंसेंटिव उस बहन को देते हैं। उसके 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल रहा है, और दूसरा जो मोदी जी का संकल्प है 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाने का, और हमारी सरकार ने भी फैसला किया है कि 2025 में जो हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक हमने 96,000 से अधिक हमारी लखपति दीदी बन गए हैं, और सरकार से हम काम कर रहे हैं, हम लक्ष्य से आगे जाने वाले हैं। ये काम हमारी सरकार। सर, जैसे कि मसूरी एक पर्यटक स्थल है, हम सब जानते हैं, तो हमारा प्रदेश की सरकार क्या कर रही है कि हम पूरे राज्य को एक पर्यटन स्थल बना सके? देखिए, आज चाहे मसूरी हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे अल्मोड़ा हो, इतना टूरिस्ट यहाँ पर आया कि हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो समाप्त हो रही है। इसलिए हम मसूरी के अगल बगल के क्षेत्रों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अभी लगभग 22 करोड़ की लागत से हमने जॉर्ज एवरेस्ट को डेवलप किया है, टूरिस्ट वहां पर जाता है। इसी प्रकार ब्रासखंडा मसूरी के पास जगह, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो टूरिस्ट आए कम से कम 5-7 दिन वहां पर रहकर आनंद ले। क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। 2 किस्म का टूरिज्म हमारे पर, एक तीर्थाटन और एक जो टूरिस्ट जो है मस्ती करने के लिए आता है। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मसूरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत जाम की होती है।
जो मसूरी का रबड़ी चौक है, क्योंकि वहां से नैनबाग उधर आगे के जितने भी टूरिस्ट है वहां से निकल कर जाता है और वहां पर जाम की चीज आती है। मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय गडकरी जी का, हुड्डा जी का। एक सुरंग अभी हम बना रहे हैं जिससे कि वो सुरंग एलबीएस से आगे निकलेगी और जो हमारी जो जाम की दिक्कत है उससे हमें निजात मिलेगा। इसी प्रकार मुस्लिम में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या होती थी और जब हमारे राज्यसभा के सांसद जो लोकसभा के सांसद यानी उन्होंने जी जब वहां पर आए थे मैंने उनसे अनुरोध किया था, उसमें एक बार अखबार में पढ़ रहा था कि शिमला में वहां पर बोर्ड लगा दिए गए कि आप यहाँ न आए, हमारे पास पानी नहीं है। मैंने कहा अगर यह मसूरी में ऐसी स्थिति आ गई तो हम क्या करेंगे। हमने 144 करोड़ की योजना यमुना से पानी लेकर हम आए हैं, जिससे आज मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है और आने वाले 30 साल तक हमें पानी की दिक्कत नहीं होगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। और सर स्वच्छता को लेके क्या ख्याल है आपका कि क्या योजना बननी चाहिए स्वच्छता को लेके? टूरिस्ट तो आ रहे हैं लेकिन क्या हमारा राज्य स्वच्छ है? देखिए, अगर आप अन्य राज्यों की तुलना में आप जब करें तो उत्तराखंड अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति पर है, लेकिन उसमें और अच्छा करने की आवश्यकता है। अगर आपने देखा होगा आज ट्रैकर यहाँ पर आते हैं ट्रैकिंग के लिए और इस प्रकार से वो प्लास्टिक वो अन्य सामान यहाँ छोड़ देते हैं। आज इस प्रकार ये आपदाएं आ रही है उसमें ये प्लास्टिक एक अभिशाप है। आज मसूरी को हमने प्लास्टिक फ्री किया है, इसलिए हमें अभी अन्य सभी शहरों को प्लास्टिक फ्री जोन में करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना की प्राप्ति हो। सर एक बार फिर मैं आपसे सेना से जुड़ा सवाल करना चाहूंगी। हाल ही में कठुआ में हमारे राज्य के 5 जवान शहीद हुए, उनके परिवारों की किस तरह से हमारी सरकार सहायता कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहीदों को नमन करता हूँ। जब उनके पार्थिव शरीर आए थे तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, हम खुद जोड़ी ब्रांड के उनको सम्मान देने के लिए वहां पर थे। उसके बाद अगले दिन जब उसकी रोशनी के लिए गया तो मैं एक जवान के घर में भी गया था। इस संकट की घड़ी में पूरी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है। हमने सुनिश्चित किया है कि उनके परिवार के एक व्यक्ति को जो हमने नौकरी देने का प्रावधान किया है उसके तहत उनके आश्रितों को नौकरी हमारी सरकार देगी। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि उनके परिवारों की भावना के अनुरूप वो जो चाहेंगे वहां की सड़क या विद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है और लगातार हमारे सैनिक कल्याण के अधिकारी ने निश्चित किया है हमने कि लगातार आप उनसे संपर्क में रखिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आप बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ और आप इंटरव्यू ले रही हैं तो उनकी वजह से है कि जो हमारे दिल्ली पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सैनिक का सम्मान करना हम देशवासी का कर्तव्य है और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो पूरी ईमानदारी से काम होगा। सर युवा होने के नाते मैं इंटरव्यू से थोड़ा हटके सवाल पूछूंगी कि युवा के लिए पॉलिटिक्स में क्या अवसर है? क्या एक युवा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, आप तो अगर आपने देखा होगा सबसे अधिक युवाओं को अगर टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज जितने भी हमारे प्रवक्ता अगर आपने देखोगे स्पोक्स पर्सन है सारे युवा हैं। मेरी बेटी खुद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और जिस प्रकार का वातावरण है तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज की राजनीति में और आज से 20 साल पहले जब हम राजनीति में आए थे बहुत अंतर है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटाइजेशन का जमाना है और उसमें हमारे युवा बहुत सक्षम में बहुत आगे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जब युवा राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्वरूप भी बदली होगा, तो युवाओं को राजनीति में जोड़ना। सर आप उत्तराखंड को आगे क्या देखते हैं, क्या कितना आगे विकास होगा उत्तराखंड का? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी का एक विशेष लगाव उत्तराखंड से है, आने वाले समय में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होने वाला है।
जहां ऑल वेदर रोड 12,000 करोड़ की बनी है, कभी किसी ने कल्पना की थी कि कर्णप्रयाग तक क्या रेल जा सकती है? जब 1 साल के बाद कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचेगी, तो आप कल्पना कीजिए कितना टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। और जितने रास्ते में लैंडस्लाइड होते हैं, जिसके कारण यात्राएं रुक जाती हैं, वो नहीं रुकेंगी। और मैंने कहा ना कि टूरिज्म हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साधन है। इसी प्रकार जो ऑल वेदर रोड की बात मैंने की, वहीं जो इलेक्ट्रिक रोड दिल्ली से यहाँ बन रही है। मुझे याद है पहले हम देहरादून से जब दिल्ली जाते थे 6-7 घंटे लगते थे, आज हम 3.25-4 घंटे में पहुंचते हैं। और इलेक्ट्रिक रोड बनने के बाद दिल्ली से 2.5 घंटे में जब लोग यहाँ पहुंचेंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि कितना टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। और मुझे तो लगता है कि लोग हवाई जहाज का सफर बंद कर देंगे, क्योंकि आप हवाई जहाज से जाते हैं तो 1 घंटा पहले जाना पड़ता है, 1 घंटा आपको दिल्ली से आने में लगता है, 45 मिनट 1 घंटा लगता है, तो 3 घंटे लगते हैं। तो आने वाले समय में उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैंने कहा कि एग्री के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में अब हम बहुत आगे जाने वाले हैं। राज्य बनने के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो घटा है, क्योंकि नई नई बिल्डिंगें बनी हैं, मॉल्स बने हैं, लेकिन हमारा उत्पाद 2 लाख टन बढ़ा है। इसका मतलब इस क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में इसकी और संभावना है। सर, आपने शुरू में आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछूंगी। आपने शुरुआती में कहा था कि आपका कोई विचार नहीं था राजनीति में आने का, आप एक्सीडेंटली आए, पर क्या आपकी कोई प्रेरणा है अब या पहले भी कोई रही होगी आपकी प्रेरणा राजनीति से जुड़ी? देखिए, मेरे गुरु जिनका मैं बार-बार जिक्र करता हूँ, हरवंश कपूर जी, इनके माध्यम से मैं राजनीति में आया। मैंने उनके साथ बहुत लंबा काम किया है और मैंने देखा था, जो उनसे मैंने सीखा है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलना, उनका ध्यान करना, गरीबों के बीच में काम करना। और राजनीति में देखिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर वो आपसे कोई काम करवाने आएंगे, अगर पार्टी को कुछ मदद करेंगे तो उससे अपेक्षा करेंगे कि हमसे, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो ईमानदार होता है, आप उसकी मदद करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे तो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। और यही जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिनके बीच में मैं काम करता हूं, ये मेरी ताकत है। और विशेषकर मुझे माताओं बहने का एक विशेष आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। रक्षाबंधन पर 20,000 से अधिक बहनें मुझे राखी बांधती हैं। हालांकि इस बार तो मेरे भतीजी के स्वर्गवास होने के कारण एक त्योहार छोड़ना बता नहीं कर रहे हैं। सब उत्तराखंड के अंदर में शायद ऐसा पहला विधायक होगा जिसे 20,000 बहनें राखी बांधती हैं। और ये मेरी ताकत भी है। मैं देखता हूँ कि जब चुनाव होता है, बर्फ पड़ रही होती है, उनको मना भी करता हूँ कि बेटा मेरी बर्फ पड़ रही है, तो इस प्रकार काम करती है जैसे वो चुनाव लड़ रही है। यही कारण है कि मुझे लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो सर, हम आज का इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफी चीजें जानने को मिली, केवल राजनीति से नहीं बल्कि आपके बारे में भी हमें काफी चीजें जानने को मिली और हमें पता चला कि क्यों आप लोगों के इतनी प्रिय हैं। धन्यवाद सर।